सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार। सुना, ये सावरकर के विषय में कहे गए अटल के वही उद्गार हैं जो किसी भी समर्पित स्वयंसेवक के लिए उसकी आत्मा का राग है, सावरकर के लिए उसकी आत्मा का स्वर है, सावरकर के लिए। मगर उनमें से अधिकांश स्वयंसेवकों को शायद इल्हाम भर भी नहीं है। 3 मार्च बरस 1943 के रोज के उस सच का, जिस सच का जिक्र यूं तो वॉल्ट एंडरसन और श्रीधर दामले ने अपनी किताब ब्रदरहुड इन सैफरन और वीर सावरकर पर आई ताजा बहुचर्चित 2 खंडों की विस्तृत किताब फ्रॉम द एकॉज ऑफ द पास्ट सावरकर लिखने वाले विक्रम संपत जैसे इतिहासकारों ने अपनी किताबों में बड़ी बेतरतीबी से किया है। मगर फिर भी ये सच अब तक इतना अनजाना सा है कि किसी से इस बारे में मैं जिक्र भर करता हूं, मतलब ऑफ द रिकॉर्ड, तो उसे यकीन नहीं होता है अपने कानों पर। कल शाम भी एक ऐसी घटना घटी, एक विद्वत जन से इस विषय पे बात हो रही थी तो साहब हत्थे से उखड़ गए। तो मुझे लगा कि ये सच आप तक तो पहुंचाना चाहिए, और ख़ास तौर से तब जब हमारे चैनल पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संघ की ही तमाम अंतर्तहों को उजागर करने वाली खास सीरीज चल रही हो। तो क्यों ना इस सीरीज के इस दूसरे और शायद सबसे खास एपिसोड में सावरकर और संघ के रिश्तों की ये कहानी ही आप तक लेकर आई जाए। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए समझने की कोशिश करते हैं 3 मार्च 1943 के उस रोज के उस सच को, या यूं कहें कि समझने की कोशिश करते हैं सावरकर और संघ के उलझे हुए संबंधों की हकीकत को। तो देखिए, अगर सावरकर और संघ के संबंधों को वाकई में असलियत में जरा गहरे से समझना है तो संघ की स्थापना के भी 2-3 बरस पहले चलना पड़ेगा, यानी बरस 1921, 22, 23 के उस कालखंड में, जब संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार एक समर्पित कांग्रेसी की तरह समूचे विदर्भ के इलाके में कांग्रेस की सांगठनिक जिम्मेदारियां निभा तो रहे थे, मगर खिलाफत के मसले पर जिस कदर कांग्रेस आला कमान ने अपना रुख जाहिर किया था, उससे कहीं ना कहीं केशव के हृदय में एक बेचैनी ने घर किया था, जो बेचैनी इंतहा की हद तक पहुंची तब जब बरस 1923 में नागपुर के भीतर भीषण हिंदू मुस्लिम दंगे भड़के और कांग्रेस आला कमान ने उन दंगों पर मौन साध लिया। यकीन करें, हमारा ये कांग्रेस का वही मौन था जिसने केशव के दिल में इतना शोर पैदा कर दिया कि केशव ने यह निर्णय ले लिया कि अब वो कांग्रेस से किनारा कर किसी ऐसी तंजीम से हाथ मिलाएंगे जिसकी प्राथमिकता में हिंदू हित हो। और अब यह बताने की आवश्यकता तो नहीं है कि हिंदू हित की सबसे बड़ी अलंबरदारी का दावा उस दौर में स्वतंत्र वीर सावरकर कर रहे थे। तो केशव ने कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दे सावरकर की सदारत में काम करने वाली हिंदू महासभा का दामन थामा था बरस 1923-24 के कालखंड में, संघ की स्थापना करने से पहले और कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद। मगर जब केशव ने सावरकर की सदारत में काम करना शुरू किया, हिंदू महासभा के बैनर तले काम करना शुरू किया, तो आहिस्ता आहिस्ता केशव को सावरकर की वैचारिकी से असहमतियां स्पष्ट रूप से समझ आने लगी। और जो बात सावरकर और संघ दोनों को ऊपर ऊपर से जानने पहचानने वालों के लिए सबसे ज्यादा हैरत वाली होगी, वो ये कि जिस मसले पर केशव को सावरकर से सबसे घोर असहमति थी, वो मसला था सावरकर का हिंदुत्व। सावरकर जिस तीखे, पैने, तीर की तरह चुभने वाले संकीर्ण हिंदुत्व की वकालत किया करते थे, केशव उस हिंदुत्व में यकीन नहीं रखते थे। और दूजा, जब सावरकर के साथ थोड़ा लंबे अरसे तक सावरकर के करीब रहकर केशव ने काम किया, तो केशव को यह समझ आया कि असल में सावरकर और उनकी तंजीम दोनों के हर कृत्य
किसी न किसी तरह से सियासत से ताल्लुक रखने वाले होते हैं या किसी सियासी उद्देश्य को साधने के लिए होते हैं। और केशव के जहन में उनके सामाजिक कार्यों की परिधि महज समाज स्तर तक ही थी। केशव सामाजिक स्तर पर समाज परिवर्तन के लिए काम करने के लिए सावरकर की सदारत में आए थे, ना कि किसी सियासी उद्देश्य को साधने की दृष्टि लेकर। और यही वो दो सबसे बड़ी वजूहातें थीं जिन वजूहातों पर असहमति के चलते केशव ने बरस 1925 आते आते ये निर्णय किया कि वो सावरकर की सदारत से भी बाहर आ अपनी वैचारिकी के अपने खुद के एक संगठन की नींव रखेंगे। यानी अगर एक तरह से आप समझें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नींव ही सावरकर के आइडिया ऑफ हिंदुत्व की असहमति की बुनियाद पर रखी गई थी, जो बुनियाद आने वाले वक्त में और गहरी ही होती चली गई, खास तौर से गोलवलकर और सावरकर के बीच हुई उस तीखी बहस के बाद तो। और अब जान रहा हूं जहन में सवालिया निशान कौंधने लगे होंगे ढेर सारे कि गोलवलकर और सावरकर के बीच तीखी बहस कब और कैसे हुई। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा धीरज रखिए, पूरी कहानी समझाता हूं। दरअसल ये बात उस दौर की है जब बरस 1935 के भारत अधिनियम के बाद देश के अलग अलग खित्तों में सूबाई चुनाव संपन्न कराए जा चुके थे, जो सूबाई चुनाव किसी खौफनाक ख्वाब की तरह सावरकर की जिंदगी में दस्तक दिए थे। चूंकि बीते लगभग 1.5 दशक से हिंदू हितों की अलंबरदारी का दावा करने वाली सावरकर की तंजीम इन चुनावों में कोई खास सफलता नहीं अर्जित कर पाई थी, जिसने सावरकर को सबसे ज्यादा बेचैन और मजबूर कर दिया था हर उस ताकत के दर पर जाने के लिए जिस ताकत के सहारे वो देश की बहुसंख्यक आबादी के भीतर अपने एक समर्थक वर्ग का खित्ता तैयार कर सके। और इस दृष्टि से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मुनासिब दूसरा कोई संगठन सावरकर को नजर आया नहीं, जो अगर उनसे हाथ मिला ले तो निश्चित रूप से देश की बहुसंख्यक आबादी के एक निश्चित तबके तक तो उनकी पहुंच मुमकिन हो ही सकती है, ऐसा सावरकर को लगता था। मगर सावरकर के दिल में बनाए गए ये अरमां आकार ले पाते इससे पहले ही उन अरमानों को चकनाचूर कर दिया गोलवलकर ने, तब जब एक मुलाकात के भीतर सावरकर ने गोलवलकर के समक्ष इस सियासी साझेदारी का यह प्रस्ताव रखा और गोलवलकर ने दो टूक लहजे में यह कहते हुए सावरकर का प्रस्ताव खारिज कर दिया कि संघ किसी भी मूल्य पर सियासी सक्रियता नहीं दिखाएगा, संघ का कार्यक्षेत्र समाज है और संघ अपनी सीमा में रहकर ही सामाजिक परिष्कार के कार्य में रत रहेगा। जिसके बाद जाहिराना तौर से अपने प्रस्ताव को इस कदर ठुकराया जाता देख सावरकर को हताशा हुई, होनी थी, समझ भी आता है। मगर यह समझ नहीं आता है कि इस एक मुलाकात के भीतर अपने प्रस्ताव के इस कदर ठुकरा देने के बाद सावरकर को हताशा हो सकती थी, निराशा हो सकती थी, मगर इतना गुस्सा कैसे आ गया कि सावरकर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठा लिया। माने जिस सावरकर को हर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का समर्पित स्वयंसेवक आज किसी देवता की तरह पूछता है, आम स्वयंसेवक छोड़ दीजिए, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद दिल्ली के भीतर किस कदर सावरकर की अर्चना की थी किसी से छुपा नहीं है। और अटल जी की कविता तो हमने आपको इस सत्र की शुरुआत में ही सुनाई, सावरकर माने तप, सावरकर माने तेज, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तितीक्षा। मगर इन्हीं विनायक दामोदर राव सावरकर ने गोलवलकर के साथ हुई इस मुलाकात के बाद खींचते हुए अपने समर्थकों से आह्वान किया था, स्पष्ट आह्वान किया था कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्यता से त्यागपत्र दे दें। सावरकर ने अपने समर्थकों से कहा था, ध्यान से सुनिएगा, कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्यता से त्यागपत्र दे दें। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बीते 100 वर्षों की तारीख में संघ पर किया गया सबसे बड़ा कुठाराघात था। चूंकि आप माने या ना माने, मगर संघ की समूची वैचारिकी का स्तंभ जिस नींव पर खड़ा है उस नींव का नाम है हिंदुत्व, और उस हिंदुत्व के सबसे बड़े अलंबरदार सावरकर तब माने और समझे जाते थे। और अगर वो ही इस कदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ रुख अख्तियार करेंगे तो जाहिराना तौर से
उस वक्त संघ के मुस्तकबिल के सामने कितने बड़े सवालिया निशान लगे होंगे, इसका अंदाजा आप खुद ब खुद में लगा सकते हैं। हाँ, अब जान रहा हूं जहन के भीतर एक सवाल बिजली की गति से कौंध रहा होगा कि अगर वाकई संघ और सावरकर के संबंध इतने कटु थे, अगर सावरकर ने संघ के खिलाफ इस कदर स्टैंड लिए थे, तो फिर आज संघ के उच्च विचारकों से लेके सबसे निचली इकाई के स्वयंसेवक तलक समूचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सावरकर की स्तुति में क्यों रत रहता है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी सावरकर की क्यों अर्चना करते हैं अगर सावरकर ने संघ के खिलाफ इस कदर स्टैंड लिया था? ये सवाल आपके जहन में आ रहा होगा। इसका जवाब है, मगर वो जवाब इस सत्र में देने के लिए समय इजाजत नहीं देता है, लेकिन हमने इस सवाल का जवाब देने के लिए एक खास सत्र तैयार किया है जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। हम उसे रिलीज भी नहीं कर रहे हैं, वो अनलिस्टेड मोड पे है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको इस सवाल का जवाब जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और अपनी जिज्ञासाओं का शमन करें। जानें कि आखिर सावरकर के इतना सब कुछ करने के बावजूद संघ परिवार की क्या मजबूरी है जो सावरकर के समक्ष नतमस्तक रहता है। हाँ, अब रही बात 3 मार्च बरस 1943 की तारीख की, जिस तारीख का जिक्र हम सत्र की शुरुआत से लेकर अब तक करते चले आ रहे हैं। तो देखिए, 3 मार्च बरस 1943 की तारीख संघ और सावरकर के संबंधों को समझने के लिहाज से सबसे अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि सावरकर ने संघ के खिलाफ ये तमाम कदम उठाए थे। इसके कोई ठोस और स्पष्ट साक्ष्य तब तक नहीं मिले थे जब तक 3 मार्च बरस 1943 के रोज लिखा हुआ सावरकर का वो खत सामने नहीं आया था, जिस खत में सावरकर खुद ये जिक्र करते हुए पाए जाते हैं कि किस कदर उन्होंने संघ के खिलाफ ये तमाम कदम उठाए थे। तो उम्मीद करता हूं संघ और सावरकर के संबंधों को समझने के लिहाज से आपको ये सत्र अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और आगे बढ़ाना मत भूलिएगा, जिससे ये जानकारी आगे भी लोगों तक पहुंचती रहे। फिलहाल ये मुलाकात यहीं पर समाप्त होती है। फिर मिलेंगे किसी नए सत्र में किसी नए सियासी किरदार की ऐसी ही अलहदा सियासी दास्तान के